हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। क्या पढ़ेंगे? वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। तो हमें पता है हमारे पास वेरिएबल फोर्स जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। बहुत रेयर केस में हमारे पास कांस्टेंट फोर्स मिलता है। तो वेरिएबल फोर्स का मीनिंग क्या है कि वेरिएबल फोर्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास जब भी हम कोई काम करते हैं कि हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बार बार चेंज हो रहा हो। तो हमारे पास जहाँ पर भी मिलता है हमें क्या मोस्टली वेरिएबल फोर्स ही मिलता है। तो हम इस वेरिएबल फोर्स की वजह से हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक बॉडी है हमारे पास, क्या है, कोई भी बॉडी हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है। इसके ऊपर हमने क्या किया है, ये ए पोजीशन पे, इसकी पोजीशन जो है वो ए पोजीशन है। तो इसके ऊपर हमने क्या है, फोर्स अप्लाई किया है। तो फोर्स अप्लाई किया है तो वो इस फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो बॉडी है ये हमारे पास क्या है, इस बी पोजीशन के ऊपर पहुंच जाती है आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। बॉडी रीच एट बी पोजीशन। तो हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, इस बॉडी के लिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हम बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है, फोर्स, जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। तो हमने क्या है कि जब ए पोजीशन पे, यहाँ पे हमारे पास क्या बॉडी है, तो उस केस में हमने क्या है, फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। क्या है, F1 फोर्स अप्लाई किया है। तो F1 फोर्स अप्लाई करने के बाद ये बॉडी मूव करती है। और जो जो अब किसी कोई सरफेस है या किसी जैसे रोड के ऊपर कोई गाड़ी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन और रोड का फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो ये तो है नहीं कि जो रोड है हर जगह से एक जैसा होगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी रोड की पोजीशन चेंज होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा, उससे उसका फोर्स कम ज़्यादा होगा। तो इसी तरह हम क्या, कोई एक बार हमने फोर्स अप्लाई किया है तो हमारे पास बॉडी किसी प्लेन सरफेस पे या रफ सरफेस पे मूव करती है तो उसका फोर्स चेंज होता रहता है, ठीक है। तो फोर्स चेंज होता रहता है। तो हमने क्या है कि बॉडी है तो ए पे हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, ये फोर्स अप्लाई किया है, अब फोर्स अप्लाई किया है, जो जो ये मूव करती जाती है तो इसका फोर्स कभी ज़्यादा कभी ऐसे मूव होता रहता है, ठीक है। ये बी पोजीशन में पहुंच जाती है। जब बी इसकी पोजीशन बी हो जाती है तो उस केस में इसके पास जो फोर्स है वो ये फोर्स, ठीक है, ये फोर्स है। और ये इसके ए पोजीशन पे फोर्स, ठीक है, ये इसकी ए पोजीशन पे फोर्स था, ठीक है। और ये इसकी बी पोजीशन पे फोर्स, जब बी पोजीशन में पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हमने इस ये जो फोर्स अप्लाई किया है तो ये हमारे पास बॉडी मूव की है, जी टू सी मूव की। हमारे पास जो बॉडी है इस पाथ से मूव किया है बॉडी ने। तो उसके लिए हम इसका वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, द वर्क डन फ्रॉम डी टू सी। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि एक स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, मेजर कर लेते हैं। ये एक इसने क्या है, स्मॉल डिस्टेंस इसकी है, ठीक है। तो इसकी स्मॉल डिस्टेंस इसने मेजर की थी, इसलिए ये डिस्टेंस उसने dx डिस्टेंस मेजर की इन ए स्मॉल फोर्स, ठीक है। तो स्मॉल फोर्स हमारे पास क्या है, जब इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हमने क्या बोला है, इनफाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो वी कंसीडर दैट अलोंग दैट डिस्प्लेसमेंट द फोर्स इज कांस्टेंट। तो हमने इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो फोर्स है वो हमने क्या है, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब इसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है। नहीं तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर पूरी, हम यदि पूरे को लेके चलते हैं तो पूरे के अंदर हमें क्या है, हमें जो फोर्स दिखाई दे रहा है वो वेरिएबल फोर्स दिखाई दे रहा है। इसी वजह से ये जो फोर्स और हमारे पास डिस्टेंस का जो ग्राफ है, ये हमारे पास जो डीसी है, डीसी ग्राफ इसके इसने फॉलो किया है। तो इसके लिए, तो इस वेरिएबल ग्राफ को हम, वेरिएबल फोर्स को ओमिट करने के लिए हमने एक समान डिस्प्लेसमेंट ली है। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ही है, स्मॉल है मीन्स
टेंड टू या अप्रोच टू जीरो। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी हमारे पास जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, अब dx है, इसको हम लिख देते हैं पी क्यू डिस्प्लेसमेंट है। इसको क्या है, पी क्यू डिस्प्लेसमेंट है। तो हम इसके लिए वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो वर्क डन क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारे पास क्या होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स टू मूविंग द बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू। पी टू क्यू मूव करने के लिए जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया है वो क्या होगा, तो यहाँ फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, अब इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर। तो ये है हमारे पास, तो ये डी एक्स, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस हमारे पास क्या है, एक ट्रेंगल है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एस इंटू पी क्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू बर्थ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या हमने इसको स्ट्रिप भी कह सकते हैं, इसको एक स्ट्रिप भी कह सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप एस आर क्यू पी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, ये जी एरिया ऑफ स्ट्रिप पी क्यू आर, ठीक है। इस पी क्यू आर स्ट्रिप का जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, तो इसका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अब हमने ये तो हमारे पास है, इसी तरह हम इसमें नंबर ऑफ स्ट्रिप एज्यूम कर लेते हैं। एक तो हमने मान लिया नंबर ऑफ, इसी तरह इसके नंबर ऑफ स्ट्रिप एज्यूम कर लेते हैं। नंबर ऑफ, जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप हम एज्यूम करेंगे तो प्रत्येक में हमारे पास क्या है, फोर्स कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह हम इधर इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो प्रत्येक में हमारे पास जो फोर्स है वो क्या रहेगा, प्रत्येक स्ट्रिप के लिए जो है उसके जितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मान ये स्ट्रिप हम एज्यूम करते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, ये फोर्स क्या हो, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट के लिए भी कांस्टेंट होगा। तो ये नहीं कि सभी के लिए, वॉल के लिए कांस्टेंट नहीं होगा, वॉल के लिए तो वेरी है, लेकिन एक सिंगल स्ट्रिप के लिए उसका फोर्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि जब हमने इसको कंप्लीट टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है मूविंग बॉडी फ्रॉम ए टू बी, तो हम क्या कर देंगे, इन सभी का समेशन कर देंगे, ठीक है। प्रत्येक स्ट्रिप आई है उस प्रत्येक स्ट्रिप का हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। तो हमें वो टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वर्क डन का समेशन कर देंगे। इसी तरह प्रत्येक स्ट्रिप के लिए हम स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, जो स्मॉल वर्क डन आएगा उनका हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। समेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ इनटू डी, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, टोटल वर्क डन। तो अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे पास ये जो इनफाइनाइटली स्मॉल ने क्या लिया है, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ली है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आर अलाउड टू अप्रोच जीरो। यदि हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास क्या है, जीरो अप्रोच टू जीरो, देन द नंबर ऑफ टर्म इन द सम इंक्रीजेज विदाउट लिमिट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसकी जो ये जो इसके अंदर टर्म्स इंक्रीज हो रही है वो बिना लिमिट के इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और हम इसकी जो सम है, तो हमारे पास सम अप्रोचेज ए डेफिनेट वैल्यू इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। तो ये एक सिंगल के लिए हमने एरिया ऑफ द स्ट्रिप निकाला था, तो पूरे का निकालेंगे तो एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। तो अंडर द कर्व के लिए ए बी सी डी हमारे पास है, ये है कर्व हमारे पास क्या है, सी डी कर्व है। सी डी कर्व के अंदर जो भी हमारे पास एरिया होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका टोटल क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो वो क्या होगा, ये है हमारे पास, हमने स्पेशल लिखा है, तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट, क्योंकि अप्रोचिंग टू जीरो है, तो डी एक्स टेंड टू जीरो,
जीरो है तो हमारे पास dx, इसको हम लिख देंगे, इसको रिराइट किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ठीक है इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, ये हमारे पास क्या है a to b, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एट a इज एक्स ए एंड डिस्प्लेसमेंट एट b इज एक्स बी, ये हमारे पास क्या है o है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारे पास एक्स ए, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या है एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे विद इन दैट लिमिट, ठीक है। इस लिमिट के अंदर हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स ए टू एक्स बी अब डी, ठीक है। ये हमने क्या किया है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये है, क्योंकि ये जो एक्स ए जो है ये हमारे पास क्या है, ओ ए इजिक्वल टू एक्स ए है और ओ बी इजिक्वल टू एक्स बी, तो इसलिए हमने एक्स ए टू एक्स बी इसका इंटीग्रेशन किया है। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो इसका एरिया जो है इसके अंदर में वो इसका, ये पूरे के अंदर में जो एरिया है, इसके अंदर में जो भी एरिया है, तो इसको हम लिख लेते हैं एरिया अंडर द कर्व सी डी। यहाँ हमारे पास सी डी जो कर्व है, इस कर्व के नीचे जो भी एरिया है वो हम हमारे पास क्या होगा, इसका वर्क डन होगा, ठीक है। तो ये और इसको ये एफ एक्स डी एक्स हमारे पास क्या है, इसका हम क्या लिख सकते हैं, बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ए एक्स बी टू एफ एक्स डी एक्स क्या है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप पी क्यू आर एस, ये एरिया ऑफ स्ट्रिप पी क्यू एस है। तो एरिया अंडर द कर्व है, तो इसका एरिया ऑफ स्ट्रिप एक स्ट्रिप है, तो इसी तरह नंबर ऑफ स्ट्रिप है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो टोटल वर्क डन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल एरिया अंडर द कर्व बिटवीन अब, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स ए टू एक्स, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इक्वल टू जो एरिया हमारे पास इसका जो टोटल वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, इसका कंप्लीट वर्क एरिया, ठीक है। ये इसका क्या होगा, ए बी सी डी, जो एरिया इसका है वो एरिया, ठीक है। तो हंस वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया अंडर द फोर्स कर्व एंड द डिस्प्लेसमेंट। जो हमारे पास फोर्स कर्व है और डिस्प्ले ऑन द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, तो उसका जो एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन। ये तो हमने क्या है निकाला है, ग्राफिकल मेथड से हमने निकाला है कि हमने क्या है, इसका हमने प्लॉट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो है एक ग्राफ प्लॉट किया है, उससे हमने क्या निकाला है, इसका एरिया निकालना है। यदि इसको मैथमेटिकली हम निकालते हैं तो क्या होगा, यदि इस वर्क डन को हम मैथमेटिकली निकालते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो हमने लिया था कि हमारे पास एक बॉडी है, वो ए पोजीशन पे है इन द स्टार्टिंग, ठीक है। तो ए पोजीशन पे है तो उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। ये फोर्स अप्लाई किया है, मान लीजिए जिसके अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लगा दिया, ठीक है। यदि ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना होके किसी एंगल पे है, मान लीजिए ये फोर्स है, हम इसकी बात कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स है, ठीक है। तो ये फोर्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में ये बी पोजीशन में मूव करती है, ठीक है। तो इसका हमने क्या, जब हमने अब फोर्स अप्लाई किया, स्टार्टिंग में हमारे पास ए पोजीशन पे थी, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसने क्या है, डिस्टेंस मूव किया और वो डिस्टेंस मूव करके बी पोजीशन पे ये पहुंच जाती है, ठीक है, विद इन दैट इस फोर्स के अंदर। और ये फोर्स है हमारे पास क्या है, वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स है तो हमारे पास क्या है, इसका वर्क डन क्या होगा, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ठीक है। ये इसकी क्या है, वो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसको हम
कुछ भी डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, एक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। एक्स एक्सिस में है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन हम लेते हैं तो इसको कंप्लीट का वेरिएबल फोर्स है, कंप्लीट का निकालना हमारे पास क्या है, हार्ड रहता है। तो एक समान फोर्स अप्लाई करने के बाद ये पी पोजीशन में पहुंच जाती है। एक फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या है, इस पी पोजीशन में पहुंच जाती है, इस पोजीशन पे ये हमारे पास पहुंच जाती है, ठीक है। तो इस पी पोजीशन में पहुंचती है तो उस केस में हमारे पास क्या है, अब इसको मैं यहाँ की बजाय अब पी पोजीशन पे, ये तो इसकी इनिशियल पोजीशन थी ए, अब ये मूव, अब फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या है, ये पी पोजीशन पे पहुंच जाती है, ठीक है। पी पोजीशन पे पहुंच जाती है तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है, या इसको ds भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास हम अब क्या करेंगे, हमने जो फोर्स पीछे निकाला ग्राफिकल मेथड से, तो उस केस में हमने क्या किया, इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लिया था, उसके जो ग्राफ जो आया था उसमें हमने इसको एक स्मॉल स्ट्रीम मानी थी। तो यहाँ हमने क्या किया है कि एक स्मॉल डिस्टेंस मानी, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस मानी है तो इस स्मॉल डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या होगा, समान वर्क डन होगा, समान वर्क डन, ठीक है, ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास क्या होगा, अब फोर्स अप्लाई किया है, अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है ds, ठीक है, सॉरी dx लिया है तो हम dx ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है dx डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम कहते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ये अप्रोचेस टू जीरो, मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक चली, यदि हम इसके कंपेयर में देखते हैं तो इसके कंपेयर में ये जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत ही स्मॉल है, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल तो नहीं कह सकते कि मीन इनफाइनाइटली स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, मीन्स ये जहाँ पे थी उससे मैं थोड़ा सा ही आगे सरकी, क्योंकि बहुत कम, मीन्स इसके मतलब ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइटली लार्ज जो है इसके कंपेयर में ये बहुत ही छोटी है। तो छोटी है तो इसको हम क्या करते हैं, dx अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। dx जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो को अप्रोच करी है, तो इसके लिए हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ होगा, ए टू बी हमारे पास वर्क डन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन क्या है, एक्स ए पोजीशन है, यहाँ पे हमारे पास जो पोजीशन है वो एक्स है, और यहाँ पे हमारे पास पोजीशन है वो एक्स बी है। तो इसके लिए हम वर्क डन निकालेंगे तो हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स ए टू एक्स बी। तो ये हमारे पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए निकालना है, और हमारे पास ये dx जो है ये इस केस में हमारे पास क्या है कि वेरी स्मॉल है या इनफाइनाइटली स्मॉल है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, यहाँ से कहाँ तक, एक्स ए टू एक्स, ये हमारे पास क्या होगा, इसका टोटल वर्क डन होगा, ठीक है। क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा। ये तो हमारे पास क्या था, इन वन डायमेंशन की बात की थी। यदि इसको हम थ्री डायमेंशन में बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ, अब फोर्स के क्या क्या कंपोनेंट लेंगे, अलोंग एक्सिस एफ एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस एफ वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस एफ जेड, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर। ये तो हमारे पास अब के कंपोनेंट है डिस्टेंस के, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस dx, ठीक है। ये तो इसके हमारे पास क्या हो जाएगा, अब x एक्सिस की बात की है तो मैं अब वो, ये तो हमारे पास x एक्सिस में थी इसलिए हमने x लिया है। वोल्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसको मैं ds लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ds लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इसको क्या लेते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसको s लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्या s लेके चलते हैं, तो ये हमारे पास जो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है वो एस ए एस बी हो जाएगी, एस ए टू एस बी एस ए टू एस बी, ठीक है। तो ये बी एस हमारे पास क्या हो जाएगी, बी एस, ठीक है। तो ये हमारे पास है
वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे डी जेड के ये हो जाएगी। अब हम इसको यहाँ पे रखते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डी पहले समान डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जब समान वर्गीकरण की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस एफ जेड के यूनिट वेक्टर इंटू डी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस डी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस डी जेड के यूनिट। ये है हमारे पास। अब हमने क्या क्या कहा है कि हम इसका इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद ये हमारे पास क्या है, अब इसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन वर्क डन बाय ए फोर्स एफ व्हाइल द पार्टिकल मूव फ्रॉम एन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, आर आई इनिशियल पोजीशन है, उस केस में इसका क्या है, एक्स आई वाई आई प्लस जेड। डी फाइनल पोजीशन क्या है, आर एफ, तो वहाँ हमारे पास क्या है, एक्स एफ वाई एफ प्लस जेड एफ, ये इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इसके अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो वर्क हमारे पास होगा इसका, तो ठीक है वर्क हम करेंगे, तो ये इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन आर आई टू आर अप, तो ये है, तो इसके लिए हम इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर आई टू आर अप इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको हम ये लिख देते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो ये ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन में, तो ये अब हमारे पास एक्स पोजीशन पे इसकी एक्स आई टू एक्स एफ एक्स डी एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स जो है वाई की इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, अब वाई डी वाई प्लस जेड इनिशियल पोजीशन जेड फाइनल पोजीशन, अब जेड डी जेड। ये हमारे पास क्या होगा, इसका वर्क डन होगा इन द थ्री डायमेंशनल एनालिसिस। ये थ्री डायमेंशन में जब इसका हम वर्क निकालेंगे तो ये इसका वर्क डन होगा। ये हमारे पास क्या था, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की हम बात करते हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स उसमें क्या होता है हमारे पास, पहले हम पढ़ते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर लेते हैं पहले। तो कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास क्या होता है कि ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय ए और अगेंस्ट ए फोर्स। क्या है, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय ऑफ ए फोर्स या अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, क्या है, वर्क डन जो हमारे पास किसी भी फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है या उसके अगेंस्ट हो रहा है फोर्स, वो क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता हो, नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पाथ फ्लोड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या होगा, इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट the
फोर्स, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स किया, ठीक है, जो वर्णन किया गया है इन मूविंग ए बॉडी, ठीक है, बॉडी के क्या डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजिशन क्या है, ठीक है, एंड नॉट डिपेंड अपॉन द depends upon the path followed by that, the path followed by from initial to final position by इस बॉडी के द्वारा इनिशियल से फाइनल पोजीशन के लिए जो पाथ फॉलो किया गया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, केवल ये डिपेंड करता है उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग बॉडी ओवर एनी पाथ बिटवीन फिक्स्ड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विल बी द सेम। यदि हमारे पास क्या है कि कोई कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हमारे पास जो भी वर्क किया जाएगा, ठीक है, कि उसकी जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे जो भी वर्क होगा वो क्या होगा, सेम होगा, दोनों के तो इनिशियल पोजीशन पे भी और फाइनल पोजीशन के ऊपर भी वर्क होगा वो क्या होगा, सेम, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे कि हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, एट हाइट h, ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, फ्रॉम, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, यहाँ से हमारे पास क्या है, A to B, ये एक पोजीशन है, ये भी पोजीशन है, इसकी हाइट हमारे पास क्या है, h हाइट, ठीक है, हमारे पास क्या है, बॉडी है, उसकी हाइट क्या है हमारे पास h, ठीक है। एक बॉडी यहाँ से A से B पे मूव कर रही है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, क्या है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट A to B मूव कर रही है। तो इसके लिए हम इसका वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, A to B, हमारे पास कोई बॉडी है वो A to B मूव करी है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हमारे पास क्या होता है, ठीक है, वर्क डन हमारे पास क्या होता है, इंटू एस, ये तो हमारे पास क्या है इसकी, ठीक है, ये है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कोस थीटा क्या है 90 डिग्री, ठीक है, सॉरी कोस थीटा हमारे पास क्या है, थीटा इसमें 0 डिग्री है, ठीक है, थीटा हमारे पास क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो कोस थीटा या कोस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो इसमें जो है एस हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, ये इसका वेट है, वेट mg है, ऐसा क्या है हमारे पास h के बराबर है, अब बराबर है mg और h बराबर है h, तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा mg, इसके जो का वर्क डन जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा mg। अब हम कहते हैं कि इसी हाइट के ऊपर यही बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन से जाती है, क्या है कि ये तो हमारे पास पहला केस, तो हम निकाल लेते हैं इसका वर्क डन हुआ। अब सेकंड केस में हमारे पास क्या है, यही बॉडी हमारे पास क्या है A to B जाने के लिए क्या है, इंक्लाइन प्लेन का सहारा। अब इस केस में हमारे पास जो बॉडी मूव करी है वो क्या करी है, इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रही है, इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रही है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg,
अमजी इसका वेट होगा और ऊपर की तरफ जा रही है तो ये इसका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन की हमारे पास ये आर हो जाएगी। तो अमजी हमारे पास क्या है, टू कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व हो जाएगा। दो कौन से, एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर और प्लेन टू परपेंडिकुलर हो जाएगा। दो हमारे पास क्या होगा, इससे ये एंगल थीटा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अमजी कोस थीटा, और एक क्या है ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, अमजी साइन थीटा। ठीक है, तो इसका हम वर्क फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एंगल थीटा है। तो इसके लिए हम वर्क फाइंड आउट करते हैं, तो वो यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, एफ एस कोस थीटा। अब हमारे पास किसके बराबर है, अब किसके बराबर है यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट है। ठीक है, अब किसके बराबर है, अब किसके बराबर है, ठीक है, ये आपको कौन बैलेंस कर रहा है, अमजी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है आपको। और एस हमारे पास क्या है, हाइट है, हाइट हमने निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, तो ये इसकी क्या है, सी यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, ए टू बी, और ये सॉरी, ठीक है, ये है हमारे पास। अब ये निकालनी है, तो ये हमारे पास क्या है, एच है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये निकालनी है, और ये हमारे पास हमें पता है एच है हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पता है कुछ, तो उसके लिए हम बता देते हैं। ये निकालने के लिए जो ये है हमारे पास, ये हम क्या लिख देंगे इसको, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होता है। ठीक है, देखो मैम अभी करते हैं, इस केस में हम निकालते हैं वर्क डन। तो वहाँ पे हमारे पास इसको वर्क डन, इसके लिए W2 हम लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, अमजी साइन थीटा, एस क्या है हमारे पास, ए टू बी, तो इसको हम ए बी हम लिख देते हैं, ए बी हमने लिख दिया। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया सी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एस, और हमने लिख दिया। ठीक है, और यदि कोस थीटा की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, कोस थीटा हमारे पास निकालते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, एंगल थीटा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, अमजी साइन थीटा है, थीटा हमारे पास क्या है, ये है। और यहाँ अब एस हम बात करते हैं, लिखते हैं कोस थीटा, हम लिखते हैं इसके आगे, ठीक है, इसके आगे ये लिखते हैं एस कोस थीटा, ये है हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, अब ए बी को हम लिखेंगे, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, और साइन थीटा हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखें, साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो हम जी साइन थीटा इसकी लिखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच अपॉन, ठीक है, एच हमारे पास क्या है, इक्वल टू सी बी, और साइन थीटा इसमें निकालेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू सी बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए हम लिख देते हैं, तो हम डायरेक्ट इसी को लिखते हैं, तो हम साइन थीटा के लिए क्या लिख देते हैं, हम जी इंटू साइन थीटा हमारे पास क्या है, सी बी अपॉन ए बी इंटू ए बी से ए बी क्रॉस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी बी इक्वल टू हमारे पास एच है, तो हम जी, तो इस केस में भी हमारे पास क्या है, वर्क डन क्या है, हम जी एच आया। ठीक है, इस केस में भी हमारे पास वर्क डन क्या है, हम जी एच है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हम W1 इक्वल टू W2। अब तीसरा केस लेते हैं कि हमारे पास क्या है, बॉडी है, वो क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, ए जैसे ये हमारे पास ए पोजीशन है इसकी, और ये यहाँ से यहाँ तक मूव करती है बी पोजीशन पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करती है, बीइंग टेकन ए स्टेट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए क्या करते हैं, स्टेट लेती है। यहाँ से ये स्टार्ट होती है, ठीक है, इस पोजीशन स्टार्ट होके ठीक है, ये हमारे पास जो हाइट है इसकी स्टेट
जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये हमारे पास क्या है एच डैश हाइट है, और ये हमारे पास क्या है इसकी एक्स है, ये भी 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 एक्स है, और ये इसकी एच डैश हाइट है, सभी के लिए एच डैश हाइट है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो स्टेप हैं वो क्या है, नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, इसके अंदर कितनी स्टेप है, एन स्टेप है, एन स्टेप है, तो एन एच डैश। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप इनटू एच डैश इज इक्वल टू एच। ये हमारे पास हाइट क्या है एच, तो एन स्टेप है और एच डैश एक की हाइट है, तो टोटल क्या हो जाएगी एन एच डैश इक्वल टू एच। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हमारे पास क्या है, ये ऐसे मूव करके ऐसे करके ऐसे मूव किया है, तो इसके लिए हम वर्क डन निकालते हैं। तो इस केस में हम वर्क डन हमारे पास क्या लेते हैं W3, ये हमारे पास वर्क डन होगा। तो वर्क डन अब इस केस में हम बात करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, एक के लिए निकालते हैं, तो वर्क डन उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, हम जी एच। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ऐसे मूव किया और ऐसे मूव किया, ये हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, हम जी एच डैश कोस 0 डिग्री परपेंड, ये हमारे पास ऐसे है तो 0 डिग्री है, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिखते हैं 1 लिख देते हैं। दूसरा क्या होगा, इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा हम जी साइन। ठीक है, ठीक है, साइन इसको 0 डिग्री लिख दो, तो इसको लिख दो कोस 90 डिग्री लिख दो। ठीक है, तो इसको कोस 90 डिग्री लिख दो, क्योंकि ये हम कोस में लेके चल रहे हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ हम जी कोस 0 डिग्री। ठीक है, प्लस हम जी एक्स, हमारे पास क्या है एक्स में मूव करी है, तो एक्स कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, कोस 0 डिग्री 1 होता है, कोस 90 डिग्री 0 होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा हम जी एच डैश क्या है। लेकिन ये है हमारे पास एक स्टेप के लिए, क्या है एक स्टेप के लिए। अब इसमें स्टेप कितनी है, नंबर ऑफ अन स्टेप है, तो अन स्टेप है तो एच में हम क्या लिख देंगे, अन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, अन जी एच डैश होल, एम जी एन एच हमारे पास किसके बराबर होगा, एम जी एच की। ठीक है, एन एच डैश किसके बराबर है, पहले मैंने बता चुका हूँ, तो ये हमारे पास क्या होगा एम जी एच, तो इसका वर्क डन हमारे पास क्या होगा W3। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ केस लेते हैं। ठीक है, फोर्थ ये तो हमारे पास क्या था, सभी सिमेट्रिकल पाथ है। ठीक है, ये वर्टिकल ये क्वाड था, ये एक प्लेन में था, सिमेट्रिक था। अब हमारे पास क्या था, स्टेप था, इसमें भी हमारे पास क्या था, एक सिमेट्री थी, इसमें भी सिमेट्री है, ये भी क्या है, इसकी प्रत्येक स्टेप की हाइट सेम है और विड्थ भी सेम, तो उस केस में हमारे पास। अब हम पाथ लेते हैं जिगजैग मोशन का। ठीक है, ठीक है, आर्बिट्रेरी पाथ लेते हैं कोई भी। ठीक है, तो वो A to B, ये हमारे पास क्या है A to B, यहाँ तक मूव करने के लिए एक आर्बिट्रेरी पाथ यूज किया था, आर्बिट्रेरी जिगजैग। ठीक है, आर्बिट्रेरी जिगजैग पाथ यूज किया जाता है, तो उसके लिए हम इसको निकालते हैं। तो निकालने के लिए हम उसके लिए क्या करेंगे, ये dx ले लेते हैं, इसका समान डायरेक्शन x में समान पोजीशन में मूव किया है, और इसी तरह इसने क्या किया है, ठीक है, x में समान dx मूव किया है, और ये हमारे पास क्या है ऊपर की तरफ h मूव किया है, तो ये इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, dr इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, एक जिगजैग पाथ, जिसका रिजल्टेंट हुआ हमारे पास d है। ठीक है, ये तो हमने क्या किया है, जब हमारे पास क्या है इसमें हमारे पास जो पाथ है वो आर्बिट्रेरी पाथ है, तो पाथ कैन बी सपोज टू बी मेड ए लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या किया, इसकी छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट मान ली dx। ठीक है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट dy हमने ना dh हमने मान ली, तो उसके लिए हमारे पास जो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो dr इसका क्या हुआ, रिजल्टेंट आया है, तो उस केस में हम इसका वर्क डन निकालते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा W4 वर्क डन होगा।
तो वो हमारे पास क्या है, अब हमने क्या किया है, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट माना है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट माना है तो इसका क्या हो जाएगा, dx प्लस, ठीक है, तो ये हमने माना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dw निकाला है, तो इसका क्या हो जाएगा, समेशन ऑटो, ठीक है। इसके लिए एक के लिए हो जाएगा, सभी के लिए निकालेंगे तो इसका समेशन हो जाएगा। तो mg dh, तो इसमें एंगल भी होगा कंफर्ट, ये हमारे पास क्या है कोस थीटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो इसको कोस थीटा में लिखते हैं तो ये कोस 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है dh, dh कोस 0 डिग्री प्लस mg x कोस 90 डिग्री, ठीक है। ये है हमारे पास कोस 0 डिग्री, हमारे पास क्या होता है 1 होता है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा dw बराबर है mg dh, इसका समेशन कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ mg dh, इसका हमने क्या किया, समेशन किया है, ठीक है। समेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल mg h, ये हमारे पास क्या है w4 बराबर है mg, ये हमने क्या किया, 4 केस लेके चले, a टू b पे जाना था हमें, a टू b से बॉडी को मूव करना था, a टू b तक बॉडी मैंने मूव किया लेकिन अलग अलग पाथ में। इसमें क्या किया, वर्टिकल पाथ लिया, इसमें क्या लिया, इंक्लाइंड पाथ लिया, यहाँ पे इन्हें क्या एक स्टेयर केस का पाथ, इस स्टेप के फॉर्म में ये पाथ मूव किया, यहाँ आर्बिट्रेरी जिगजैग पाथ में इसने मूव किया। और लेकिन क्या है, सभी केस में इसका जो वर्क डन है वो क्या है mgh, सभी केस में इसका वर्क डन क्या है, सेम है, कितना है mgh। तो हम कह सकते हैं कि बिटवीन द गिवन इनिशियल पोजीशन A एंड फाइनल पोजीशन B, ठीक है, द वर्क डन इज सेम। और ये वर्क डन किसके केस में लिया हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। इसी तरह हम लेते हैं एग्जांपल और ए रोलर कोस्टर ट्रैक, रोलर कोस्टर ट्रैक इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज पाथ। क्या है वो हमारे, ये तो हमारे पास क्या था कि इसमें क्लोज पाथ नहीं था हमारे पास। अब एक क्लोज पाथ का हम लेते एग्जांपल लेते हैं, तो क्लोज पाथ में हमारे पास एग्जांपल है रोलर कोस्टर ट्रैक। रोलर कोस्टर ट्रैक में हमारे पास क्या है, क्लोज पाथ का एग्जांपल है, तो उसके अंदर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो हमारे पास क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वजह से हमारे पास वर्क फाइंड आउट करेंगे इन द कार, ठीक है। उसके ऊपर एक कार मूव कर रही है ट्रैक में, तो उसके ऊपर हमारे पास क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके ऊपर हमारे पास क्या है टोटल वर्क डन क्या है। तो हम उस ट्रैक के ऊपर हम अज्यूम कर लेते हैं कि देयर इज नो फ्रिक्शन नो एयर रेजिस्टेंस। उस ट्रैक के ऊपर हमारे पास न तो कोई फ्रिक्शन है न ही कोई एयर रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन है ऑफ द ट्रैक डज नॉट वर्क एज, तो उसके ऊपर जब कोई फ्रिक्शन नहीं है कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, अप्लाई होगा, ठीक है। तो एज इट इज ऑलवेज, ये क्या हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द कार की जो मोशन है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ओवर द इंटायर ट्रिप, जो हमारे पास कंप्लीट ट्रिप है उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास जो इंटायर ट्रिप है उस इंटायर ट्रिप में हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव वर्क एज ए नेगेटिव वर्क, ये हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, कहीं पे हमारे पास पॉजिटिव वर्क है तो कहीं पे नेगेटिव वर्क है, तो उसका जो इंटायर हम वर्क डन निकालेंगे, जो नेट वर्क डन निकालेंगे ओवर द क्रॉस पाथ इज द, तो हमारे पास जो नेट वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी तरह हमारे पास और भी फोर्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है
जो फोर्स इन इलास्टिक स्प्रिंग है उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उनके ऊपर जो फोर्स होता है वो भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं उसके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, कंजर्वेटिव चार्ज होता है ना, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स कैसे होते हैं, तो जैसे हमारे पास, ठीक है, ये दोनों जो मैंने बात ली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो लिए हैं, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्यों सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बोथ फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्ज और मैग्नेटिक फोर्स। क्या है हमारे पास, ये दोनों क्या है, एक बॉडी, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, इन दोनों के क्या है, सेंटर को मिलाते हैं। ठीक है, इन दोनों की, तो उसी के ऊपर ये लाई करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया है, कहा है कि ये हमारे पास क्या है, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल। ठीक है, ये है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, जो वर्क डन बाई और अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स इन ए मूविंग बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू द अनदर पोजिशन इज डिपेंड अपॉन ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। जो हमारे पास क्या है, वर्क डन बाई ए और अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, वो ओनली ऑल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजिशन। सेकेंडरी प्रॉपर्टीज क्या है, वर्क डन बाई और अगेंस्ट a conservative force does not depend upon the nature of the path followed by the body in going from initial to final position। तो हम क्या है, सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो बॉडी है जिसके द्वारा वर्क डन किया जा रहा है बाय द फोर्स या अगेंस्ट द फोर्स, वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। तो बॉडी ने यहाँ अलग अलग पाथ फॉलो किया है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, जो पाथ ने फॉलो किया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, वर्क डन बाई और अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इन मूविंग ए बॉडी थ्रू एनी राउंड ट्रिप, कोई भी राउंड ट्रिप में कोई बॉडी मूव करती है, मीन्स राउंड ट्रिप का मतलब क्या है, क्लोज पाथ वेयर फाइनल पोजीशन कोइंसाइड विद द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज। यदि हमारे पास क्या है, एक क्लोज इस पाथ में, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है आई, ठीक है, एक्स आई, और यही इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो इस क्लोज पाथ में यदि कोई किसी बॉडी के द्वारा वर्क डन किया गया है, वो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा यदि ये वर्क डन किया जाता है तो ये क्लोज पाथ के अंदर तो फोर्स हमारे पास क्या होगा, जीरो। ये तो हमारे पास क्या था, कंजर्वेटिव फोर्स की बात की थी। अब हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास क्या होता है कि द फोर्स which is depend upon the path followed by the body to do the work, कि किसी बॉडी के द्वारा कोई वर्क किया गया है, ठीक है, किसी फोर्स के अगेंस्ट में, तो उसके द्वारा जो किया गया वर्क डन है वो क्या है, उसके पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय work done by against or against a force in a moving body, in a moving body। कोई भी बॉडी मूव करी है, कहाँ से कहाँ तक, बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, वन पोजिशन टू या इनिशियल टू अनदर पोजिशन, पोजिशन डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। इस बॉडी के द्वारा जो पाथ फॉलो किया जाएगा, ठीक है, उस पाथ के ऊपर
क्या करेगी, डिपेंड करेगी। कंजर्वेटिव में हमारे पास क्या था, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं था। नॉन कंजर्वेटिव क्या है, पाथ के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव में हमारे पास क्या है, जो बॉडी के द्वारा जो वर्णन किया गया है वो वर्णन उसके पाथ के ऊपर डिपेंड होगा। तो हमारे पास क्या है, हम सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई बॉडी मूव करी है ए टू बी, किसी बॉडी ने ए टू बी मूव किया है, तो ए टू मूव करने के लिए उसने एक तो पाथ ये फॉलो किया है, तो इसके द्वारा वर्णन किया गया है वो W1 वर्णन किया गया है। तो इसने दूसरा पाथ क्या यूज किया है, पहले यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, दूसरा पाथ इसने ये यूज किया। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्णन यूज किया है वो इसने क्या किया है, W2 वर्णन यूज किया है। ठीक है, तो तीसरे जो इसने पाथ यूज किया है वो ये पाथ यूज कर लिया इसने यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए। तो इसके लिए जो वर्णन किया गया है वो W3 वर्णन किया गया है। इन तीनों केस में हमारे पास जो वर्णन होगा W1 नॉट इक्वल टू W2 नॉट इक्वल टू W2, तीनों केस में हमारे पास वर्णन है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो एक बॉडी ए से बी पे मूव ए से बी तक गई है, तो उसके जाने के लिए उसने क्या तीन रास्ते अपनाए, तीन पाथ फॉलो किए। एक हमारे पास ये पाथ फॉलो, इस पे वर्णन इसका कुछ अलग है, एक पाथ ये यूज किया है तो इस पे वर्णन इसका अलग है, एक पाथ इसने यूज किया है तो इस पे इसका वर्णन क्या है अलग है। तो इस दोनों केस में इसके पास जो वर्णन इसने यूज किया है तो वर्णन तो उस केस इसका जो तीनों केस में जो वर्णन इसने यूज किया है या वर्णन इसने किया है वो वर्णन क्या है, बराबर नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसके द्वारा जो वर्णन किया जाता है वो क्या है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम एक और लेते हैं, ये तो हमारे पास क्या था, अलग अलग पाथ की केस भी थी। यदि हम इसको क्या ले लेते हैं, इस पाथ को हम ये ले लेते हैं, ठीक है, ए टू बी इसने मूव करने के लिए एक पाथ ये लिया है और दूसरा पाथ इसने ये यूज किया है। ठीक है, ये तो पाथ यूज किए हैं। अब क्या है, इस एक बॉडी है हमारे पास, इस केस में हमारे पास क्या है, बॉडी ने ए टू बी, इस बॉडी ने ए टू बी मूव करने के लिए ए टू बी मूव किया है, तो उस टाइम इसने वर्णन किया है W। ठीक है, क्या है ये हमने किस केस की, वो तो हमने कहा था अलग अलग पाथ की बात की थी। अब हम बात करते हैं, इसको प्रूव करते हैं राउंड ट्रिप के लिए, मीन्स ए टू बी बी टू ए में इसका वर्णन क्या होगा कि दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, या जीरो के बराबर होगा नहीं होगा, जीरो के बराबर हो जाता तो एक कंजर्वेटिव का केस है, नॉन जीरो हो जाता है तो हमारे पास क्या है, वर्णन इसका नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो मीन्स इसके पाथ के ऊपर फॉलो डिपेंड करती है, तो हम वहीं प्रूव कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास क्या एक क्लोज पाथ का एग्जांपल है, ए टू बी पे जाने के लिए इसने क्या वर्णन किया है, ए टू बी और बी टू ए। तो ये हमारे पास पहला पाथ है, ये हमारे पास क्या सेकंड पाथ है इसका, तो इसके लिए हमारे पास वर्णन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए इसका जो वर्णन क्या है, W1 वर्णन है, और बी टू ए वापस मूव किया है तो इसका वर्णन क्या है, W2 इसका वर्णन है। तो इसने B2 A मूव किया है तो इसका W2 वर्णन है, तो ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का है, तो ये हमारे पास क्या पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो W1 इज नॉट इक्वल टू W2। तो दोनों के द्वारा जो दोनों पाथ में जो वर्णन है W1 एंड W2 वो हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं है इन केस ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस केस में हमारे पास नेट वर्णन होगा अलोंग द क्लोज पाथ ए टू बी बी टू ए इज नॉन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा नेट। हम यहाँ पे नेट वर्णन की बात करते हैं, नेट वर्णन अलोंग द पाथ ए टू बी बी टू ए अलोंग द क्लोज पाथ देते हैं, क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ हमारे पास ए टू बी एंड बी टू ए इज नॉन जीरो, नॉन जीरो। ये हमारे पास क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा तो इसको हम क्या लिख देते हैं, ठीक है, अब जी नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ये है हमारे पास
नॉन कंजर्वेटिव के केस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो हमारे पास वर्क डन होगा। तो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास इसके कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो हमारे पास फोर्स होता है ना वर्क डन होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होता है। विस्कस फोर्स है वो भी हमारे पास क्या है नॉन कंजर्वेटिव है। एयर रेजिस्टेंस है वो भी हमारे पास क्या है नॉन कंजर्वेटिव है। टेंशन नॉर्मल फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इफ ए बॉडी मूव फ्रॉम पोजीशन ए टू अनदर पोजीशन बी, एक पोजीशन से बी पोजीशन पे हमारे पास बॉडी जाती है, ठीक है, ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, एक रफ इंक्लाइंड प्लेन या रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर लेते हैं। या जब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो यहाँ से ए टू बी हमारे पास बॉडी मूव करती है, ए टू बी बॉडी मूव करती है, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, ये हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास बॉडी मूव करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, बॉडी इधर मूव करेगी, ठीक है, ये हमारे पास क्या फ्रिक्शनल फोर्स है, मूव इधर करेगी बॉडी, तो इसकी वजह से जो हमारे पास वर्क डन होगा वो क्या होगा, शैल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ठीक है, एल, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन ए टू बी एंड आल्सो द पोजीशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी की पोजीशन क्या है उसके ऊपर, और उसकी बीच में लेंथ क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। अब इसी पोजीशन की हम बात करते हैं, ठीक है, इसी पाथ की हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम मूव तो कर चुके हैं, लेकिन इसी पाथ पे हम क्या है वापस बी टू ए पे आते हैं, ठीक है, इसी पाथ पे वापस बी टू ए आते हैं, तो उस केस में भी हमारे पास वर्क डन होगा, ठीक है। उस केस सेम पाथ की बात करते हैं, तो सेम पाथ पे भी हमारे पास क्या होगा वर्क डन होगा अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, तो उस केस में हमारे पास वर्क डन जो होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, ये तो हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव किया था, इस डायरेक्शन में मूव किया था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा अगेंस्ट दैट पाथ द फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब ये नहीं कि यहाँ पे ये एक ही पाथ पे मूव किया है तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो, नहीं, यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं होगा, इस कंप्लीट राउंड ट्रिप के अंदर जो हमारे पास फोर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास बॉडी जब मूव किया है तो टोटल वैल्यू ऑफ इनिशियल एनर्जी, ठीक है, और ये हमारे तो वापस जो हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल एनर्जी, यहाँ पे हमारे पास क्या थी ई आई इनिशियल एनर्जी की वैल्यू थी, और ये वापस जब हम आए हमारे पास आई ये ई एफ होगी टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल एनर्जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी ई आई इज इक्वल माइनस ई एफ, ठीक है, इक्वल टू 2W, तो टोटल जो एनर्जी है इसकी वो क्या हो जाएगी 2W। तो वर्क डन बाय और अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अपीयर इन some other form of the energy like heat, sound, light। हमारे पास जो वर्क डन है वो किसी भी नॉन कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया है या उसके ऊपर किया गया है, तो उस केस में वो एक एनर्जी की फॉर्म किसी भी फॉर्म में हमारे पास एनर्जी की किसी भी फॉर्म में हमारे पास अपीयर होता है, वो चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे साउंड एनर्जी, ये है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी एनर्जी है ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर टेकन इनटू अकाउंट, इसके अंदर हमारे पास क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर जितनी भी हमारे पास एनर्जी है वो हमारे पास क्या आती है कि वो जब हम लेते हैं तो वो हमारे पास क्या है, वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो ट्रू है, ठीक है, इन केस ऑफ कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन, ठीक है। यदि हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो दोनों के केस में हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या है ट्रू, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या एनर्जी चेंज होती है तो वो उसकी दूसरी फॉर्म में आती है, तो नेट एनर्जी तो हम निकालेंगे वर्क डन के द्वारा जो एनर्जी है वो, और जो दूसरी जो फ्रिक्शनल एनर्जी है वो, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है हमारे पास वर्क डन क्या है, एक तो हमारे पास मोशन मूव किया है उस केस में तो वो हमारे पास वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हुआ है, एक हमारे पास क्या है फ्रिक्शनल की वजह से वर्क डन हुआ है वो किस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है, तो उनके दो हमारे पास एक नेट एनर्जी जो होगी तो उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करेंगे, तो नॉन कंजर्वेटिव के ऊपर भी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होगा और कंजर्वेशन के ऊपर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था कंजर्वेशन ऑफ द
फोर्स। तो ये आज के लिए काफ़ी है। ओके, थैंक यू।